नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 16 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के अंग्रेजी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। दोस्तों, इस पेपर में अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो प्रश्नों के सापेक्ष आप जल्दी से उसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 65% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज बिकॉज, यानी कि 65% जो लड़कियां स्कूल को छोड़ दे रही हैं, ड्रॉप आउट कर दे रही हैं स्कूल कॉलेज को, ऐसा क्यों आपसे कारण पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न अगर बात करें तो यहां पर यह दिया गया, द बेसिक पर्पज ऑफ द रिपोर्ट इज टू, यानी कि जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसका बेसिक पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है उसको पब्लिश करने का। बात करें तीसरे प्रश्न की, द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द राइटर इज, और चौथा प्रश्न इस पर आधारित पूछा गया है। आप देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और इस विकल्प को आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस पैराग्राफ पर आधारित जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 1, यानी कि एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है रेजिलियंस और इसका पर्यायवाची, इससे मिलता समानार्थी शब्द आपको बताना है। बात करेंगे छठे प्रश्न की, तो यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड मेजॉरिटी एज यूज्ड इन द पैसेज 3, यानी कि जो मेजॉरिटी वर्ड है इसका विलोम आपको बताना है। और बात करें अगर इस पर आधारित सातवें प्रश्न की, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सातवां प्रश्न पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और वाक्य में एक अंडरलाइन शब्द है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वो एक सेंटेंस दिया गया है जिसके 4 पार्ट हैं और इसमें किसमें एरर है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अक्रॉस इंडिया 39.4% गर्ल्स aged 15 to 18 years drop out of school and college according to the recent report by National Commission for Protection of Child Rights. Of the girls who drop out, 64.8% do so not because they are engaged in jobs but because they are forced to take up household chores, यानी कि जो लगभग 40% जो महिला छात्र हैं 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच में, ये अपना स्कूल कंप्लीट किए बिना ही ड्रॉप आउट कर जा रही हैं। और इस 40% में भी 64.8 यानी लगभग 65% महिलाएं ऐसी हैं जो कि किसी काम में इंगेज होने की वजह से नहीं, बल्कि उनको इस वजह से स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है क्योंकि वो फोर्स किए जा रहे हैं ऐसा करने के लिए कि आप घर का कार्य संभालिए, घर का कामकाज संभालिए। तो प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया था कि आखिर इतनी महिलाएं ड्रॉप आउट क्यों कर रही हैं, तो उनको फोर्स किया जा रहा है कि टू टेक अप हाउस होल्ड कोर्स। अब चलिए प्रश्न में देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 65% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज बिकॉज, तो दे आर फोर्स टू डू हाउस होल्ड कोर्स, यानी कि उन्हें फोर्स किया जा रहा था। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़िए, वाइल द परसेंटेज ऑफ सच आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट बॉयज in not far behind at 35% only 33.4% of that number are not workers, the recently published report said. आगे का पैरा दिया गया है, द कमीशन सेड इट्स रिपोर्ट वाज एम्ड not only highlighting the number of children who have dropped out of school but also showing how a majority of girls in the 15 to 18 year age ब्रैकेट आर लेफ्ट आउट ऑफ इंडिया करंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया था, द बेसिक पर्पज ऑफ रिपोर्ट इज, यानी कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो एजुकेशन सिस्टम की कमियां हैं उसको उजागर करना, हाईलाइटिंग द शॉर्टकमिंग ऑफ प्रेजेंट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, द रिपोर्ट सेड दैट इंडियाज फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द स्किल दैट चिल्ड्रन रिक्वायर टू अर्न अ लाइवलीहुड, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी स्किल है ये भारत का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आगे देखिए, एडोलेसेंट गर्ल इन इंडिया आर स्पेशली डिसएडवांटेज्ड
also give their low school enrollment rates. They are among the most economically vulnerable group who typically lack access to financial capital and have limited opportunity to gain the education, knowledge and skill that can lead to economic advancement, the report said. आगे देखिए, द कमीशन सेड दैट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल कैन बी अ क्रिटिकल लीवर टू देयर लाइव्स एज इट वुड नॉट ओनली हेल्प देम बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बट विल ऑल्सो मीन more women in the labor force. The report said this will also boost their confidence and improve their overall well-being. अगला प्रश्न देखिए, द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द राइटर इज, यानी कि जो मुख्य कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की वो राइटर के अनुसार क्या है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखिए, आवर फेल्योर टू इक्विप स्टूडेंट्स विथ लाइवलीहुड स्किल्स, यानी कि लाइवलीहुड स्किल को हम बच्चों में नहीं डाल पा रहे हैं, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विल एंड जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि जो जेंडर इनइक्वलिटी है इसको खत्म किया जा सकता है अगर इकोनॉमिकली एम्पावर हुई वुमेन तो ठीक है। तो ऐसा कुछ भी पैराग्राफ में नहीं दिया गया है और आपको पैराग्राफ के अनुसार ही उत्तर देना है, तो ये विकल्प गलत है। दूसरा देखिए, लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल फॉर लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बेसिक फैसिलिटीज की कमी की वजह से अधिकांश जो लड़कियां हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर रही हैं, तो ये भी गलत है, उनको ऐसा करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो ऑप्शन 2 देखिए, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रेजिलियंस एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 1। तो रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, और दिए गए ऑप्शन में देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का भी मतलब होता है कि लचीला, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड मेजॉरिटी एज यूज्ड इन द पैसेज। तो वहाँ पर मेजॉरिटी गर्ल्स की बात की गई थी, यानी कि जो भीड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी बात की गई थी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनॉरिटी हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य दिया गया है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, इसमें जो देयर है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, यानी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अगर लड़कियां होती हैं तो ये उनके जो आत्मविश्वास है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देयर का मतलब क्या हो गया कि उनके के सेंस में आया हुआ है, किनके। अब जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये उनके किसके लिए आया है, लड़कियों के लिए आया है, और लड़कियां क्या है, नाउन है, और नाउन के स्थान पर जो वर्ड आएगा देयर उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी लड़कियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इस वजह से ये प्रोनाउन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, यानी कि इसमें से कौन सा सेंटेंस का पार्ट है जिसमें कुछ गलती है। तो यहाँ पर देखिए, देयर इज नो परसुइट मोर नोबलर देन द परसुइट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो यहाँ पर इसी में एरर है, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 बी का विकल्प दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 129 से 35 तक भी एक पैराग्राफ पर बेस पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर पैराग्राफ देख पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले इस पर भी आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो जल्दी से उसका उत्तर मिल जाएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट अकाउंट्स फॉर द लॉन्ग स्टे ऑफ द राइटर इन द हिल्स। दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया है, द ऑर्थर डज नॉट एंजॉय वॉकिंग अबाउट इन दिल्ली बिकॉज। और तीसरा प्रश्न दिया गया, द लास्ट पैराग्राफ रिवील्स नेचर्स। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हाउ इज अ नेचर लवर रिवार्ड व्हेन ही रीच अ विलेज अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द हिल्स। बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओकेजनली एज यूज्ड इन द पैसेज 1। बात करेंगे इस पर आधारित अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफिकल्टली एज यूज्ड इन द पैसेज 3। तो डिफिकल्टी का जो अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ स्पीच
इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, हियर इन द हिल्स देयर इज ऑलवेज हॉस्पिटैलिटी। अब चलिए पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। आई थिंक इट वॉज रियली माई लव ऑफ वॉकिंग दैट फर्स्ट टुक मी द हिल्स एंड दे केप्ट मी देयर फॉर 2 डिकेड्स। यहाँ पर 2 दशक की बात की जा रही है कि हिल्स पर जो राइटर है वो 2 दशक तक रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि वो वॉकिंग करना पसंद करता है, लव ऑफ वॉकिंग। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट अकाउंट्स फॉर द लॉन्ग स्टे ऑफ द राइटर इन द हिल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिज लव ऑफ वॉकिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे पढ़िए, इट हैड बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉक अबाउट इन दिल्ली एंड I resented this because I had been walking about in Delhi before most of my readers were born. As a youth, I walked from Connaught Place to Humayun Tomb and from Padparganj to Pusha, and although as the years passed, I still covered these distance occasionally. It was no longer a pleasurable activity. Rather, it became an obstacle race as exercise in survival. यहाँ पर देखिए ऑब्स्टेकल रेस की बात की गई है और सर्वाइवल की बात की गई है, यानी कि जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अंधाधुन रेस में लोग दौड़ रहे हैं, यानी कि कंजस्टेड की बात की गई है। इस वजह से जो राइटर है वो दिल्ली में वॉक करना पसंद नहीं करता है। अब इस पर आधारित भी एक प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 30वां प्रश्न जो था 130 नंबर का, द ऑर्थर डज नॉट इंजॉय वॉकिंग अबाउट इन दिल्ली बिकॉज। क्यों नहीं पसंद करता है वो दिल्ली में वॉक करना? क्योंकि इट हैज़ बिकम वेरी कंजस्टेड। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा भाग रहे हैं, अंधाधुंध होकर के भाग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ऑकेजनली एज यूज्ड इन द पैसेज। यानी कि जो ऑकेजनली वर्ड यूज किया गया है इससे से मिलता जुलता शब्द कौन सा होगा? तो देखिए पैराग्राफ में ये बोला गया है कि वो दिल्ली में वॉक तो करता है लेकिन ऑकेजनली करता है। अब यहाँ पर रेयरली भी हो सकता है और समटाइम्स भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो समटाइम्स आपका उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि रेयरली कहने का मतलब ये हो गया कि वो बिल्कुल ना के बराबर, बहुत रेयर वो वॉक करता है, जबकि वो वहाँ पर वॉक करना नहीं चाहता लेकिन वो वॉक करता है। इस वजह से सम टाइम्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रेयरली के कंपेरिजन में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड डिफिकल्टी एज यूज्ड इन द पैसेज 3। तो यहाँ पर डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिन, ठीक है, और इसका अपोजिट जब आप देखेंगे तो ईज हो जाएगा, यानी कि आसान। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हियर इन द हिल्स देयर इज ऑलवेज हॉस्पिटैलिटी। इसमें जो हॉस्पिटैलिटी है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि सत्कार, सत्कार यानी कि आदर सत्कार जो आप सुनते हैं वर्ड, उसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाउन। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंटिल अ विलेज इज रीच्ड हियर देयर इज ऑलवेज हॉस्पिटैलिटी इफ यू आर नॉट द एरोगेंट ऑफ fastidious sort, and occasionally you might come across a mountain stream where you can rest on the bed of ferns, and if there is no stream you will eventually find a spring, perhaps a mere trickle of water, but welcome all the same. Some springs dried up last year when the rains failed. Let us hope for the sake of bird and beast and thirsty trekker that it rains this winter. तो चलिए अब बचे हुए प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा गया था, हाउ इज अ नेचर लवर रिवार्डेड व्हेन ही रीचेज अ विलेज अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द हिल्स। तो वहाँ पर बात की गई थी माउंटेन की और स्प्रिंग की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द लास्ट पैराग्राफ रिवील्स नेचर्स। तो लास्ट पैराग्राफ में नेचर के ब्यूटी के बारे में चर्चा की गई है राइटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 ब्यूटी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ लैंग्वेज टीचर यूजुअली बिगिंस हर क्लास बाय गिविंग सर्टेन सिचुएशंस, पोजिंग फ्यू क्वेश्चंस, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेज etc.
दिस इज नोन एज, यानी कि कक्षा प्रारंभ करने से पहले वह एक निश्चित सिचुएशन देती है बच्चों के सामने, कुछ उनसे क्वेश्चन पूछती है और अपने अनुभव को व्यक्त करती है। तो ये सिचुएशन, ये क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्री रीडिंग टास्क कहा जाता है, यानी कि पढ़ने से पहले जो उनको टास्क दिया जा रहा है, इसको प्री रीडिंग टास्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के रीडिंग एबिलिटी को जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प दिया गया है आइडेंटिफाइंग द अल्फ़ाबेट्स, यानी कि बच्चे अल्फ़ाबेट को पहचान पा रहे हैं या नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप अल्फ़ाबेट्स को पहचान पाएंगे तभी आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी आएगी। तो पहला तो ठीक है, पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, तो जो हिंदी में आपने विराम चिन्ह पढ़ा है, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके अलावा जो एपोस्ट्रोफी यस होता है, ये सभी चीज़ें अब पंक्चुएशन मार्क्स के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो इनका भी नॉलेज होना चाहिए, तभी रीडिंग एबिलिटी को जांचा जा सकता है। तीसरा देखिए, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ, ठीक है, यानी कि जो टेक्स्ट है उसको बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ ये पहले और दूसरे विकल्प को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट कहने का मतलब कि बच्चे जब अल्फ़ाबेट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी वो समझ पाएंगे, यानी कि पहला विकल्प तो तीसरे में ही इंक्लूडेड है। दूसरा देखिए, नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि विराम चिन्हों का ज्ञान होने के बाद ही बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें थोड़ा ठहराव देना है, जैसे कि कॉमा दिया गया है, या फिर कहाँ पर हमें फुल स्टॉप की वजह से रुक जाना है, यानी कि उस पूरे सेंटेंस वहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जब आपको पंक्चुएशन मार्क्स ज्ञात होंगी तभी आप पैराग्राफ को या फिर पूरे टेक्स्ट को पढ़ करके समझ सकते हैं। तो तीसरा जो विकल्प है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और पहले दो विकल्पों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, तो तीसरा विकल्प ही इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प देख लेते हैं, फ्लुएंसी इन रीडिंग। प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात की जा रही है और इसमें धारा प्रवाह बोलने कि कौशल का विकास नहीं होता है। ठीक है, वो केवल पढ़ लें, आइडेंटिफाई कर ले कैरेक्टर्स को, इसके अलावा टेक्स्ट को पहचान ले, यही बहुत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था और यही इसका एकमात्र उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में सबसे ज़्यादा किस पर फोकस दिया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प देखिए, इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर। नेटिव कहने का मतलब कि जो उसकी मातृभाषा है, उसमें मातृभाषा में जिस प्रकार से वो वक्ता है उसी प्रकार से वो टारगेट लैंग्वेज में भी वक्ता बन जाए, ये उद्देश्य है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। तो ये उद्देश्य नहीं होता है। कहने का मतलब कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी बच्चों को सिखा रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप जिस प्रकार से हिंदी में फ्लुएंटली स्पीकर हैं, अच्छे एक वक्ता हैं, उस प्रकार से आप अंग्रेजी में भी वक्ता बन जाइए। क्यों, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मेजर की बात की गई है, सबसे प्रमुख क्या है, तो ये सबसे प्रमुख नहीं होता है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है अंग्रेजी, उसको बच्चे फॉर्म यानी उसको विकसित कर पाएँ, ये बोला जा रहा है। तो ये भी पॉजिटिव था लेकिन पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, फोकस ऑन पंक्चुएशन बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहने का मतलब कि बार बार आप अभ्यास करा रहे हैं बच्चे को, यानी एक तरीके से रटवा रहे हैं, आदि बना रहे हैं उसका, किसका, पंक्चुएशंस का, यानी कि विराम चिन्हों का, कि वह विराम चिन्हों को बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से सीख पाए। तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि बार बार अभ्यास करना बच्चे को मशीन बना देगा। ठीक है, तो ये भी निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, यानी कि यह बच्चों को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का क्षमता प्रदान करे लर्नर्स को, ये मुख्य फोकस होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है और यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, यानी कि जो आप भाषा बोल रहे हैं और आप फिजिकली उस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं, वो मेथड कौन सा है।
यानी कि दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो मेथड कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें होता क्या है कि जो भाषा बोली जा रही है, आपका जो मूवमेंट है, फिजिकली भी आप उस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को देखते होंगे कि जब वो कविता पढ़ते हैं तो उसी के अनुरूप अपने हाथ या फिर आंखें या फिर अपने भाव भंगिमा सब कुछ उसी के अनुरूप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का उदाहरण है कि मतलब कि जो आप भाषा बोल रहे हैं, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, और जो आपका फिजिकल मूवमेंट है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं और उसी के अनुरूप अपनी लैंग्वेज का बॉडी लैंग्वेज भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो साक्षरता की शर्त है, न्यूनतम शर्त क्या है साक्षरता की, और साथ ही साथ न्यूमरेसी यानी अंकों का ज्ञान के लिए क्या शर्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए देखिए, अगर कोई पढ़ सकता है और लिख सकता है और इसके साथ साथ बेसिक ऑपरेशन विथ नंबर उसको आता है, तो बोला जाएगा कि वह लिटरेट है, यानी कि साक्षर है और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी उसके अंदर है। अगर वो बेसिक ऑपरेशन कर लेता है नंबर्स के साथ और पढ़ना और लिखना जानता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द टास्क वी डिजाइन फॉर लर्नर्स टू सपोर्ट ग्रामर लर्निंग, यानी कि ग्रामर सीखने के लिए जब टास्क डिजाइन किया जाता है तो उसमें सबसे उचित क्या होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना है। चौथा विकल्प देखिए, इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन। यहाँ पर नॉट की बात की गई है, यानी कि जो टास्क डिजाइन किया जाएगा वो सोशल फंक्शन यानी कि सामाजिक परिवेश, समाज से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, जो कि विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि सामाजिक परिवेश से जुड़ा अगर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है तो वो उसको बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ चीज़ों को वो मूर्त अवस्था में देखते हैं और इसी वजह से वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो चौथा विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, इट शुड बी पर्पजफुल, यानी कि उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव। टीचर्स पर्सपेक्टिव के लिए ये उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं और ये विकल्प शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है। टीचर्स पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए बल्कि प्यूपिल्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए, छात्रों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, इट शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव। अगर ये उच्च कक्षा की बात रहती तो ये विकल्प सही हो सकता था, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी बच्चों की, और प्राइमरी बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं है कि हाईली इंफॉर्मेटिव ही टास्क डिजाइन किया जाए। ये जरूरी है कि बच्चे किस प्रकार से खेल के माध्यम से सीख सकें। तो हाईली इंफॉर्मेटिव प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि जो टास्क होना चाहिए वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल सही है। उनके मानसिक स्तर के आधार पर और उनके लिए ही तैयार किया होना चाहिए, यानी उनके लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, यानी कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की विशेषता नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो फॉरेन लैंग्वेज है यानी इंग्लिश को सिखाने के लिए बच्चों को जो उनकी मदर टंग है यानी हिंदी में अंग्रेजी को पहले ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से हिंदी के माध्यम से बच्चे अंग्रेजी भाषा को सीखते हैं। तो अब चलिए विकल्प की तरफ चलते हैं। पहला विकल्प ये दिया जा रहा है कि इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग। यहाँ पर मदर टंग यानी कि मातृभाषा, उनकी मातृभाषा क्या थी? हिंदी थी। तो हिंदी के माध्यम से उसको अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। पहला विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हुआ क्योंकि आपसे प्रश्न में निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा विकल्प देखिए, गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रामर, ग्रामर को महत्व देने की बात की जा रही है, ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब ग्रामर पता होगा तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे मदर टंग में, तो ग्रामर को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी ये पॉजिटिव था, उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा गया है। चौथा देखिए, इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, यानी कि यह छात्रों को भाषा को धारा प्रवाह एक तरीके से यूज करने में, इस्तेमाल करने में उनको इनेबल करता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इनहेंस अ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल। कम्युनिकेटिव स्किल का मतलब संचार कौशल,
अपनी बातों को इंटरेक्ट करना, यानी कि दूसरों के सामने इंटरेक्शन कर पाना। तो ये कह रहा है कि ये छात्रों को उनके कम्युनिकेटिव स्किल यानी संचार कौशल को बढ़ाने में मदद करता है, जो कि विकल्प बिल्कुल निगेटिव है और इस वजह से आपका उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो भाषा है, उसमें बच्चे कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं, उसको तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दी जा रही है ना। तो हिंदी में वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी इन्हेंस हो सकती है, लेकिन टारगेट लैंग्वेज अंग्रेजी में उनका कम्युनिकेटिव स्किल इन्हेंस नहीं होगा, क्योंकि चूंकि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जा रहा है, इस वजह से कम्युनिकेटिव स्किल इंप्रूव नहीं होगी बच्चों की। और चूंकि ये निगेटिव था, इसी वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत से बच्चे ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शन 4 ये बोला जा रहा है कि भाषा को धारा प्रवाह यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब धारा प्रवाह यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो धारा प्रवाह बोलना और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप धारा प्रवाह तो बोल सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी में ट्रांसलेट करके उस पूरे इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इस वजह से निगेटिव यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया था। निगेटिव एक ही मात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, इस वजह से ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला विकल्प दिया गया है, अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड, यानी कि जो एक अच्छा टेक्स्ट है लैंग्वेज क्लास के लिए, वो सांस्कृतिक रूप से ओवरलोड होना चाहिए। ओवरलोड कहने का मतलब कि अति करने की बात की जा रही है, कि मतलब केवल सांस्कृतिक चीज़ें ही उसमें भरी पड़ी हों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज क्लास की। लैंग्वेज क्लास में प्राथमिकता ये है कि बच्चों को भाषा सिखानी है। कल्चर हो सकता है उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है ओवरलोडेड की, यानी कि सांस्कृतिक चीज़ों को ही उसमें बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। लैंग्वेज को एक तरीके से कम महत्व दिया जा रहा है, इस ऑप्शन से लग रहा है। चूंकि ये निगेटिव था, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज सीखने पर फोकस करना चाहिए, ना कि सांस्कृतिक चीज़ों को उसमें ठूसना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठूसने की बात की जा रही है। ओवरलोडेड का मतलब बहुत ज़्यादा केवल सांस्कृतिक चीज़ों को ही महत्व दी गई है, और लैंग्वेज जो सीखना है उसको कम महत्व दिया गया है। इस वजह से ये निगेटिव था, और प्रश्न में चूंकि नॉट पूछा गया है, यानी निगेटिव ही उत्तर आपको देना है, तो ये विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प देखिए, अ गुड टेक्सचुअल कॉन्टेंट शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एक अच्छा टेक्स्ट वही है जो कि अपने अंदर सभी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करे। ठीक है, शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। क्या यह संभव है कि प्राइमरी स्तर के बच्चे के लिए सभी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कक्षा 1 से 5 के बच्चे समझ पाएं और सभी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जा सके उनके टेक्स्ट में? कक्षा 1 का बच्चा क्या सभी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए सक्षम है? नहीं है। इस वजह से ये भी थोड़ा निगेटिव था, इस वजह से ये भी उत्तर हो सकता है। तीसरा विकल्प देखिए, अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हैज रेलिवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर लर्नर्स, यानी कि एक गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज, यानी कि एक अच्छा जो टेक्स्ट होता है लैंग्वेज क्लास यानी शिक्षा भाषा शिक्षा क्लास में, हैज रेलिवेंस यानी कि प्रासंगिक होगा, और इंटरेस्ट फॉर लर्नर्स, और शिक्षार्थियों के जो इंटरेस्ट है यानी कि उनके अभिरुचि उनके रुचि के अनुसार होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, बिल्कुल पॉजिटिव था। इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव है और प्रश्न में आपसे निगेटिव पूछा गया है। चौथा विकल्प दिया गया है, अ गुड टेक्स्ट इज दैट विच हैज राइट लेंथ, एक गुड टेक्स्ट वही है जो कि सही लेंथ का हो, उसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। उस वजह से उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव पूछा गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो टेक्स्ट ले रहे हैं वो 3-4 पेज का ले लें प्राइमरी स्तर पर, तो वो भी संभव नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक निश्चित लेंथ होना चाहिए, ये बोला जा रहा है चौथे विकल्प में, जो कि पॉजिटिव था। इस वजह से उत्तर नहीं होगा। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने 2 विकल्प को क्यों टिक किया है, और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तब होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड ने कितनी भारी मिस्टेक की थी इस प्रश्न को लेकर के। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जब पहली बार सीटेट दिसंबर 2021 के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन किया गया, तो इतनी ज़्यादा मिसप्रिंट थी। इनके हिंदी पेपर में कुछ अलग भाषा लिखी गई है, अंग्रेजी पेपर में कुछ अलग भाषा लिखा गया है। ये स्पेशली अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैथमेटिकल स्टडी हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, इन सब के लिए दोनों लैंग्वेज में पेपर पूछे जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो दोनों के ऑप्शंस में मिस्टेक्स थे, दोनों के प्रश्न पूछने के तरीके में मिस्टेक्स थे, और जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया तो दोनों में मिस्टेक थे। इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग रिवाइज्ड आंसर की जारी किया था। उसके बाद भी इतनी भारी मिस्टेक की गई है, क्योंकि जो
अंग्रेजी का पेपर है, उसमें आप चाहे हिंदी मीडियम के पेपर में देखें या फिर अंग्रेजी मीडियम के पेपर में देखें, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज एक ही है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी मीडियम नहीं है, बल्कि इंग्लिश में केवल अंग्रेजी मीडियम का ही पेपर होगा। ठीक है, तो जब हिंदी मीडियम के पेपर में रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया तो उसमें सीबीएसई बोर्ड ने ऑप्शन 3 को सही माना, जबकि ऑप्शन 3 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है ऑप्शन 3 कि जो टेक्स्ट होगा वो बच्चों के प्रासंगिक, उनके रिलेवेंस होना चाहिए और उनके रुचि के अनुसार होना चाहिए। तो ये तो सबसे पॉजिटिव है, तो ये तो कभी उत्तर होगा ही नहीं होगा। और आपसे निगेटिव की बात की जा रही है। और जो इनका इंग्लिश मीडियम वाला रिवाइज्ड आंसर की था उसमें उन्होंने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को सही माना है, जो कि काफ़ी हद तक सही लग रहा है, क्योंकि आप केवल सांस्कृतिक चीज़ों को टेक्स्ट में नहीं ठूस सकते, इस वजह से निगेटिव था। इस वजह से पहला उत्तर सही हो सकता है। और दूसरा कि कक्षा 1 के बच्चे को आप सभी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से संबंधित टेक्स्ट को नहीं बता सकते, क्योंकि उतना मानसिक उसका विकास नहीं हुआ है कि सभी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को वो समझ पाएगा। तो ये भी निगेटिव था प्राइमरी स्तर के लिए, इस वजह से ये भी उत्तर हो सकता है। तो इंग्लिश मीडियम का जो रिवाइज्ड आंसर की था उसके अनुसार ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को सही माना था सीबीएसई बोर्ड ने, और यहीं आपका उत्तर सही होगा। यानी कि इन दोनों में से कोई भी अगर आपने एक लगाया है तो आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच एमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी कहने का मतलब कि बालक को जब आप पढ़ना सिखा रहे हैं उससे पहले इनमें से कौन सा टास्क करेंगे जो कि उसको पढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा विकल्प देखिए, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अभी बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है और उससे पहले अगर आप उसको ग्रामर सिखा देंगे तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट। अभी वो बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है और आप कह रहे हैं कि उस टेक्स्ट को आप समराइज करिए, तो क्या वो समराइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क। पैराफ्रेजिंग का मतलब भी पैराग्राफ से संबंधित है, यानी कि जब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है तो पैराफ्रेजिंग टास्क का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन 2, यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क। प्रिडिक्शन टास्क मतलब कि पूर्व अनुमान लगाना। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक इमेज दिखा दिया जाता है या फिर इमेज में कुछ लोगों को दिखा दिया जाता है, जैसे कि मेले का इमेज दिखा दिया गया और उससे बोला जाएगा कि आप प्रिडिक्ट करिए कि क्या हो रहा है। अब वो एक अनुमान लगाएगा उस चित्र के आधार पर कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, तो इसी को प्रिडिक्शन टास्क कहते हैं। तो जब भी बालक को पढ़ना सिखाना होता है उससे पहले उसको एक एक्टिविटी कराई जाती है, हालांकि कई एक्टिविटीज होती है और उनमें से एक एक्टिविटी ये होती है प्रिडिक्शन टास्क। ठीक है, तो यही आपका एक पॉजिटिव उत्तर है और यही आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, द टास्क सच एज राइटिंग एज अ कैरेक्टर और स्पेक्टेटर ऑफ द एक्शन एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट कम अंडर। यानी कि एक कैरेक्टर के रूप में या फिर एक दर्शक, प्रेक्षक, स्पेक्टेटर का मतलब दर्शक होता है या फिर प्रेक्षक होता है। तो एक कैरेक्टर के रूप में या फिर एक दर्शक के रूप में आपसे किसी आइडिया के बारे में लिखने के लिए बोला जाए, अगर टास्क दिया जाए, तो ये टास्क किस प्रश्न के अंतर्गत आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चन। ये विकल्प आपका सही है। एक्सप्लोरेटिव का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि आप वो चीज़ है नहीं, लेकिन आपको वो चीज़ कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए कि अगर आप ये होते तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो वहीं तो बोला जा रहा है कि राइटिंग एज ए कैरेक्टर, आप कैरेक्टर, वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि आप वो कैरेक्टर हैं या फिर दर्शक हैं, तो आप दर्शक होते हुए भी उस कैरेक्टर के रूप में क्या परफॉर्म करते, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यही मतलब होता है एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन का। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन अ लैंग्वेज क्लास पोएट्री, यानी कि एक भाषा के कक्षा में पोएट्री यानी कि कविता किस प्रकार से बतानी चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प ये दिया गया, शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज अ प्रोज पीस इज टॉट। यानी जिस प्रकार से प्रोज का मतलब हो गया गद्य यानी कि कहानी आप समझ लीजिए, और पोएट्री का मतलब हो गया पद्य यानी कि कविता आप समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कहानी बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से कविता पढ़ाई जानी चाहिए। क्या ये विकल्प पॉजिटिव है? बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि कहानी बच्चे खुद से भी पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन कविता की अगर बात की जाए तो कविता की जो भाषा होती है उसमें अलंकार, छंद और ये सभी का प्रयोग किया गया रहता है। तो जब तक आप बच्चे को बताएंगे नहीं तब तक वो उसका अर्थ समझ नहीं पाएगा कविता का। तो बिल्कुल कहानी की तरह, गद्य की तरह, प्रोज की तरह पोएट्री को नहीं पढ़ाया जा सकता बच्चे को। इस वजह से पहला विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। बात करेंगे दूसरे विकल्प की, शुड बी टॉट फर्स्ट बाय गिविंग एन एलिबोरेट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। यानी कि बच्चों को पोएम पढ़ाने से पहले जो
पोएट है उसके बारे में बताना चाहिए, यानी जो लेखक है उसके बारे में बताना चाहिए। ये विकल्प ठीक है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बच्चों को कविता सिखाना है, ना कि उसके लेखक के बारे में बताना है। तो ये बताया जा सकता है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से नेगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, इज मच अबाउट द पोएम एंड द पोएट, यानी कि पोएट्री, कविता पढ़ना केवल पोएम और पोएट के मतलब कविता पढ़ना केवल पोएम और पोएट तक सीमित रखने की बात की जा रही है, यानी कि इच मच अबाउट द पोएम एंड पोएट, तो ये विकल्प निगेटिव है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, इज फॉर अंडरस्टैंडिंग अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट। देखिए बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की, और प्राइमरी स्तर के बच्चे जब कविता यानी कि लय में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। जैसे बचपन में ही आप देखेंगे तो वो हर चीज़ को लय में सीखते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, या फिर कोई भी कविता उठा लीजिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो अंत में आप देखेंगे सब में लय जुड़ा हुआ है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, तो अंत में जो लय आ रहा है इसके वजह से उनको एंजॉयमेंट आता है, मज़ा आता है और उनमें समझ विकसित होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पोएट्री इज फॉर अंडरस्टैंडिंग अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है वाइल असेसिंग। असेसिंग का मतलब होता है मूल्यांकन करना, आकलन करना। ठीक है, वाइल असेसिंग स्टूडेंट अ लैंग्वेज टीचर गैदर्स मतलब इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, यानी कि एक लैंग्वेज टीचर क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा जब वो बच्चों को आकलित कर रहा होगा, यानी कि उनका मूल्यांकन कर रहा होगा। अब पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प दिया गया है टू गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स यूजिंग टेक्निकल टर्म्स एंड लैंग्वेजेज। बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की। प्राइमरी स्तर के बच्चे टेक्निकल टर्म्स को समझने में अक्षम होते हैं और इस वजह से ये विकल्प आपका नेगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, टू लेबल देम एज आउटस्टैंडिंग, एवरेज एंड डल एज पर देयर परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चे जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं उनके अनुसार आउटस्टैंडिंग किंतु बहुत अति उत्तम हो, तुम सामान्य हो और तुम बिल्कुल गधे हो, डल हो, तो उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको कैटेगराइज करना ये टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। ये विकल्प निगेटिव था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी बच्चों को नंबरिंग करना कि तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, या फिर किसी भी स्तर से कैटेगराइज करना, किसी भी बेस पर उनको कैटेगराइज करना कि तुम बहुत तेज हो, तुम एवरेज हो, तुम बिल्कुल कमज़ोर हो, इस प्रकार से कभी भी लैंग्वेज क्लास का या फिर अधिगम का कभी भी लक्ष्य नहीं होता। ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, फॉर पर्पज ऑफ यूजिंग मोर टीचिंग एड्स इन द लैंग्वेज क्लास। अब यहाँ पर सिर्फ इस वजह से सूचना इकट्ठा किया जा रहा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स इंक्लूड किया जा सके, तो इसके लिए ये इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि टीचिंग एड्स जितना ज़्यादा आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा अधिगम स्थायी होगा, और इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे ये पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स अक्रॉस द स्कूलैस्टिक एंड को स्कूलैस्टिक। स्कूलैस्टिक का मतलब ये हो गया कि स्कूल के दौरान, और को स्कूलैस्टिक का मतलब हो गया कि स्कूल सह स्कूली, यानी कि स्कूल के बाद जो उसकी क्रियाकलाप हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा उस बच्चे के मूल्यांकन करने के संदर्भ में। यही पूछा जा रहा था कि कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, तो बच्चा जब क्लास में जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है या फिर क्लास के बाद भी, यानी औपचारिक तौर पर और अनौपचारिक तौर पर जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके अगर शिक्षक उसका मूल्यांकन करे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उत्तर यही था, यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि हम लोग बात करते हैं सतत मूल्यांकन की, जो कि न सिर्फ कक्षा में पढ़ते समय बल्कि उसके सभी क्रियाकलापों में उसका आकलन किया जाना चाहिए, यही सतत मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टेस्ट दैट इज डिजाइंड टू फाइंड द लर्नर्स डिफिकल्टीज, गैप इन देयर नॉलेज एंड स्किल डिफिशियंसीज ड्यूरिंग द कोर्स इज कॉल्ड, यानी कि कक्षा के दौरान बच्चों को सीखने में कहाँ पर कठिनाई आ रही है, उनके शिक्षा में कहाँ पर कमी है और उनके कौशल में क्या कमी है, इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। अब पहला दिया गया है अचीवमेंट टेस्ट। अब यहाँ पर बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, उसको डिफ़िकल्टी आ रही है सीखने में, लर्नर्स डिफ़िकल्टीज़ की बात की गई है, उनके नॉलेज गैप की बात की गई है, तो यहाँ पर अचीवमेंट कहाँ हुआ, ये तो कमी हो गई ना, तो पहला विकल्प तो वैसे ही निगेटिव है, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी का मतलब कि प्रवीणता होता है। अब यहाँ पर प्रवीण नहीं है बालक बल्कि उसको दिक्कत आ रही है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए प्लेसमेंट टेस्ट, ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट, यही आपका उत्तर होगा। इसको हिंदी में बोला जाता है
निदानात्मक टेस्ट, इसमें क्या होता है कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है उस समस्या का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जिसे निदानात्मक टेस्ट या फिर अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट, यानी कि कौन सा दिए गए विकल्पों में से पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में सही नहीं है। जो निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला विकल्प देखिए, पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, उसके सीखने का गति क्या है, इसके बारे में एविडेंस मतलब प्रमाण प्रोवाइड करता है कौन, पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है इसी का तो पूरा एक ब्यौरा खाका तैयार किया जाता है पोर्टफोलियो में। तो यानी कि ये बिल्कुल पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव की बात की गई है। दूसरा विकल्प देखिए, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू बिकम मोर ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का हिंदी में अर्थ होता है स्वायत्त, यानी कि ये बच्चों को स्वायत्त होने के लिए में मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है। स्वायत्त कहने का मतलब कि बच्चे खुद से असेसमेंट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो के आधार पर। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पोर्टफोलियो में जो भी उनका परफॉर्मेंस है उसके बाद उसके बेस पर अभ्यर्थी ये तय कर सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार से या फिर वो किस गति से सीख रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव आपका उत्तर होना चाहिए। तीसरा विकल्प दिया गया है, इट फॉस्टर्स स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एंड हेल्प्स देम टू सेल्फ मॉनिटर एंड देयर लर्निंग। यही बात मैं अभी बोल रहा था कि सेल्फ मॉनिटर, खुद अपना आकलन करने के लिए ये प्रेरित करता है, क्योंकि बच्चे अपना पोर्टफोलियो देख करके ये जान सकते हैं कि आखिर कहाँ पर कमी है और उनका लगातार ग्रोथ हो पा रहा है अथवा नहीं। ये सब कुछ वो सेल्फ मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट। देखिए ये बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि पोर्टफोलियो वन टाइम असेसमेंट नहीं होता है। वन टाइम असेसमेंट तो वो होगा जब आपका फाइनल परीक्षा होता है, वो आपका वन टाइम असेसमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होता है वो आपके शिक्षा के दौरान आपका परफॉर्मेंस कैसा है, सभी एस्पेक्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड किया रहता है। यानी कि वो मल्टी टाइम असेसमेंट होगा, ना कि वन टाइम असेसमेंट होगा। यही एकमात्र निगेटिव ऑप्शन है, इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दोस्तों इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, इन द ग्रामर क्लास वी शुड फर्स्ट, यानी कि ग्रामर की कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहला विकल्प दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ द फॉर्म, यानी कि ग्रामर आइटम्स की बात की जा रही है, इज मेड, यानी कि ग्रामर आइटम्स किस प्रकार से बनते हैं, सबसे पहले उसको ये बताना चाहिए। देखिए बच्चा अभी ग्रामर बिल्कुल सीख ही रहा है, स्टेज पर है, और आप उसको बिल्कुल ग्रामेटिकली इनरिच तुरंत नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव था। तीसरा देखिए, एक्सप्लेन इरेगुलर फॉर्म्स इफ एनी, यानी कि अगर कोई इरेगुलर फॉर्म्स है तो सबसे पहले उसको वो बताना चाहिए। ये भी बिल्कुल आपका कोर हो गया कि आप पहले बच्चे को एकदम ग्रामर में ही उसको बताने लग रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल भी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था। ये भी निगेटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, डिस्क्राइब्स इट्स सोशल फंक्शन, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एक बार दूसरे विकल्प की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स। नेचुरल डिस्कोर्स कहने का मतलब कि उसको बिल्कुल प्राकृतिक माहौल दीजिए। जिस प्रकार से आप हिंदी भाषा सिखाने के लिए उसको किसी ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वो कैसे सीखा हिंदी, जब वो अपने परिवेश में था, तो अपने परिवेश में वो अपने माता पिता, अपने अगल बगल पास पड़ोस के लोगों को बोलते हुए देखते देखते वो सीख गया। उसने हिंदी के लिए कोई ग्रामर क्लास पहले नहीं ली थी कि पहले इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, ये सब उसने नहीं सीखा था, बल्कि माहौल ने उसे सिखा दिया। तो इसी को तो नेचुरल डिस्कोर्स बोला जाता है, नेचुरल प्रोसेस बोला जाता है। यानी कि आप उसको वो माहौल दे दीजिए, वो प्राकृतिक माहौल दे दीजिए, जिसमें वो धीरे धीरे ग्रामर को सीख पाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, चौथे विकल्प से भी ज़्यादा पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।